हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और सिविक्स पॉलिटिकल थिंकर्स की जो हमारी वीडियो चल रही है उसी में हम समाजवाद पढ़ रहे थे और समाजवाद में हम मार्क्सवादी समाजवाद पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था और इसी में हम आज आगे चलेंगे मार्क्सवादी समाजवाद में। जो टॉपिक हमारा इसी में इतिहास की भौतिकवादी तथा अर्थशास्त्री व्याख्या। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल साबित होगी और जरूर पूरी वीडियो अवश्य देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, क्योंकि टीजीटी का एग्जाम फरवरी में होने की पूरी संभावना है टीजीटी पीजीटी के। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ पाने के लिए जरूर कमेंट करें अगर पीडीएफ आपको चाहिए इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट से यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इतिहास की भौतिकवादी तथा अर्थशास्त्री व्याख्या। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं तथा राजनीतिक, कानूनी, बौद्धिक, नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करने में सबसे अधिक जो है बढ़कर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और मार्क्स ने पहली बार यह इसकी व्याख्या की कि आर्थिक संबंध जो है, ठीक है, आर्थिक संबंध जो है जिससे उसका आशय उत्पादन, ठीक है, और क्या शक्तियों और फिर उसके बाद वितरण, ठीक है, की प्रणाली से है। यानी पहली बार यह व्याख्यापित किया मार्क्स ने कि आर्थिक जो संबंध है जिससे उसका आशय, ठीक है, जिससे उसका आशय उत्पादन की शक्तियां जो है, वितरण प्रणाली है, उससे है और बदलाव से समाज के स्वरूप में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। अगर बदलाव होगा तो समाज का स्वरूप जो है वो भी बदल जाएगा। मार्क्स ने यह बात कही। ठीक है, इसकी व्याख्या की। फिर हम आगे चलते हैं। मार्क्स के अनुसार किसी राष्ट्रीय समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व क्या है, उत्पादन है, फिर उसका व्यापार है, वितरण है। ठीक है, व्यापार, विनिमय और वितरण, ठीक है, की भूमिका प्रधान तथा अन्य तत्व साहित्य, कला, संस्कृति, कानून, धर्म की भूमिका क्या होती है, गौण होती है। मार्क्स कहता है कि किसी राष्ट्रीय समाज के विकास की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में आर्थिक तत्व जो होते हैं, उत्पादन, विनिमय और वितरण, इनकी भूमिका क्या होती है, सर्वोपरि होती है, प्रधान होती है। और जो अन्य साहित्य होते हैं, जो उन कला है, संस्कृति है, कानून है, धर्म है, इनकी भूमिका गौण होती है। एक तरीके से जीरो कही जा सकती है, गौण होती है, शून्य होती है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते समय मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पद्धति को अपनाया है। ये पॉइंट नोट करें, द्वंद्वात्मक भौतिक पद्धति को इसने भौतिकवाद पद्धति को अपनाया है मार्क्स ने भौतिकवादी व्याख्या करते समय। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हीगल से प्रभावित। मार्क्स जो था वो हीगल से प्रभावित था, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाया, किंतु उसके दंडात्मक प्रत्ययवाद की जगह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को मान्यता देकर दंडात्मक पद्धति को क्या किया, उसने एक नई दिशा दी। और हीगल के विपरीत, ठीक है, हीगल से प्रभावित था लेकिन उसके विपरीत मार्क्स ने, ठीक है, उसके अगेंस्ट मार्क्स ने का उसका कहना था कि सृष्टि जो है यानी संसार है, जो सृष्टि में एकमात्र वास्तविक पदार्थ है, ठीक है, न कि विचार है, यानी विचार नहीं है, क्या है, एकमात्र वास्तविक पदार्थ है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार भौतिक जगत में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, सब ये तो होता ही है, इस संसार में निरंतर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। अब परिवर्तनों की यह प्रक्रिया सीधी रेखा में नहीं होती है, वरन क्या होती है, तथ्यात्मक शैली में होती है। और यह परिवर्तन केवल परिमाणात्मक नहीं होते, यानी सिर्फ परिमाण के आधार पे परिणामात्मक नहीं होते हैं, बल्कि परिणाम परक परिवर्तनों की प्रक्रिया क्या होती है, गुणात्मक परिवर्तन को जन्म देते हैं। ठीक है, ये किस परिवर्तन को जन्म देते हैं, जो उनके गुण होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन जो होता है उसको ये जन्म देती है, मार्क्स से कहता है।
ठीक है। हीगल की भांति मार्क्स का भी मानना है कि विकास की प्रक्रिया 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरती है? 3 अवस्थाओं से। ठीक है। और कौन सी अवस्थाएं हैं? वाद है, फिर उसका प्रतिवाद है, और उसके बाद क्या है? संवाद है। ठीक है। वाद, प्रतिवाद, फिर उसके बाद संवाद। यह तीनों प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक समाज परम सत्य की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है। हीगल भी मानता था और मार्क्स ने भी ये माना है कि वाद, प्रतिवाद तथा संवाद, ये तीनों प्रक्रियाएं तब तक चलती रहती हैं जब तक कि समाज जो है वो परम सत्य की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता है। आगे देखते हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन करके समाजवाद को वैज्ञानिक आधारभूति प्रदान की। उसने हीगल के राष्ट्र के राज्य के स्थान पर वर्गविहीन समाज विकास को चरम परिणति माना है। तो हीगल का जो राष्ट्र राज्य था, और हीगल ने कहा है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है, ये जरूर पॉइंट ध्यान रखें। और वर्ग विहीन समाज, तो उसने हीगल का जो राष्ट्र राज्य था और जिसमें राजा को विशेष वरीयता दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी, ईश्वर का अवतार माना गया, उसके विपरीत इसने किसी वर्ग को प्राथमिकता नहीं दी। मार्क्स का कहना था वर्ग विहीन समाज की जो विकास है उसकी इसने चरम परिणति माना, और इसका कहना था कि सिर्फ 2 ही वर्ग है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। इसका कहना था मार्क्स का कि सिर्फ 2 ही वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग है जो अमीर वर्ग है, और एक है जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है। और इसने नारा भी दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, ये आह्वान किया था। और इससे पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाएं, इससे पहले की वीडियो अवश्य देखें। ठीक है। हीगल और मार्क्स दोनों मानते हैं कि प्रत्येक सामाजिक अवस्था जो पुरुष से पिछड़ी हुई हो, अस्थिर तथा आध्यात्मिक तत्व की पीड़ा की अधूरी व्यक्ति होती है। यानी दोनों ही ये मानते थे कि प्रत्येक जो सामाजिक अवस्था होती है जो पिछड़ी है और आध्यात्मिक तत्व की पीड़ा की अधूरी अभिव्यक्ति होती है, और अतः इतिहास की प्रत्येक अवस्था, जो भी अवस्थाएं होती है इतिहास की, प्रत्येक स्टेप जो होते हैं अपने विनाश के बीज उसमें निहित होते हैं। तो जो भी अवस्थाएं होती है उसमें, इतिहास की प्रत्येक अवस्था में अपने विनाश के जो बीज है वो उसमें निहित होते हैं। मार्क्स का कहना था कि मैंने हीगल के दर्शन को, मार्क्स का कह रहा था कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर यानी मस्तिष्क के आत्मा के बल पर खड़ा पाया था, और मैंने उसे पैरों के बल पर भौतिकता के आधार पर, ठीक है, पैरों के बल पर भौतिकता के आधार पर उसको खड़ा कर दिया। तो ये कहता है कि जो हीगल का दर्शन था, जो मस्तिष्क के आत्मा के बल पर खड़ा था, उसको मैंने पैरों के बल खड़ा कर दिया, भौतिकता के आधार पर। ठीक है। मार्क्स का मानना था कि मनुष्य का अस्तित्व चेतना पर आश्रित नहीं है। ठीक है। क्योंकि हीगल जो था वो आदर्शवादी विचारक था, और वह इन आत्मा, चेतना, इन सब चीजों को अधिक स्थान देता था, ईश्वर आदि को अधिक स्थान देता था। मार्क्स जो थे वो भौतिकवादी थे, तो इन सब चीजों की वजह मनुष्य का ज्यादा महत्व समझते थे। तो मार्क्स का मानना था कि मनुष्य का अस्तित्व चेतना पर आश्रित नहीं है, बल्कि इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। तो मार्क्स का कहना है कि चेतना पर आश्रित नहीं है, लेकिन जो उसका सामाजिक अस्तित्व है वो उसकी चेतना का क्या करता है? उसका निर्धारण उसका सामाजिक अस्तित्व करता है। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए मार्क्स कहता है कि पक्ष में प्रतिपक्ष का विकास क्रम से धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे, क्रमशः, ठीक है, क्रमशः धीरे धीरे, किंतु समपक्ष का आविर्भाव आकस्मिक हो जाता है, और सामंतवाद पूंजीवाद में और पूंजीवाद समाजवाद में बदल जाता है। तो जो सामंतवाद होता है वो पूंजीवाद में बदल जाता है, और जो पूंजीवाद होता है वो किस में बदल जाता है? वो समाजवाद में बदल जाता है, यह मार्क्स कहता है। ठीक है। मार्क्स ने इस आकस्मिक परिवर्तन की संकल्पना क्रांति के रूप में की है, और उसने क्रांति को सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम माना है। ठीक है। और आर्थिक तत्वों को आधार बनाकर उसने मानव इतिहास की जो व्याख्या की है उसे ही इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहते हैं, जो आर्थिक उसने आधार माना, क्योंकि उसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का विकास किया, और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है मार्क्स को। ठीक है। और मार्क्स ने मानव
इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। आदिम साम्यवादी अवस्था पहली है, और आदिम साम्यवादी अवस्था जो है उसमें मानव समाज के पहले चरण को आदिम साम्यवादी युग कहा जाता है। ठीक है, जो पहला चरण होता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, पहले चरण को क्या कहा जाता है? पहले चरण को आदिम साम्यवादी युग। ठीक है, आदिम साम्यवादी युग कहा जाता है इसे। तो जो इस युग में कोई उत्पादनकारी गतिविधि नहीं थी, क्योंकि उस समय उत्पादन नहीं होता था, और व्यक्तिगत संपत्ति और वर्ग भी इस समय नहीं थे। दूसरी अवस्था है दास अवस्था। कृषि के ज्ञान से धीरे धीरे कृषि का विस्तार हुआ, कृषि का ज्ञान हुआ लोगों को, तो उत्पादनकारी गतिविधियों की क्या हुई? शुरुआत हो गई। ठीक है, और उसके बाद दास युग का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, दास युग का, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, वो इनसे काम करवाता था और दास बनाता था। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति का यहीं से क्या हुआ? जन्म हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति का। और समाज वर्गों में बट गया। किन दो वर्गों में बटा? कृषक एक, और दूसरा जो उसके दास, जो काम करते थे, मजदूर वर्ग। ठीक है, तीसरी सामंती अवस्था है। तीसरा युग सामंतवादी युग कहा जाता है, और इसमें एक और सामंत और दूसरे बड़े कृषक वर्ग में, दूसरी ओर छोटे कृषक और अर्ध कृषक दास होते थे। चौथी अवस्था जो है पूंजीवादी अवस्था है। ठीक है, पूंजीवादी जो अवस्था है, इसमें मशीनों के आविष्कार ने उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन कर दिया। मशीनों का आविष्कार हुआ धीरे धीरे, फिर क्या हुआ? उत्पादन जो प्रणाली थी उसका क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। मशीनों का जो है आविष्कार ने अधिक पैदावार उत्पादन प्रणाली बहुत परिवर्तन किया, अधिक उत्पादन होने लगा, और समाज में काफी जब उत्पादन होने लगा, और इसने अब समाज में क्या हो गए? दो वर्ग हो गए। ठीक है, दो वर्ग हो गए, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। ठीक है, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, दो वर्ग हो गए। सर्वहारा जो है वो अधिनायक तंत्र के की अवस्था थी, और जो उसके बाद फिफ्थ है सर्वहारा की अधिनायक तंत्र की अवस्था। ठीक है, और उसके बाद आता है साम्यवादी अवस्था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद सर्वहारा की अधिनायक तंत्र की अवस्था आती है, और फिर उसके बाद साम्यवादी अवस्था आती है। ठीक है, तो मार्क्स के अनुसार इनमें से प्रथम 4 अवस्था से समाज गुजर चुका है। जो चारों ये अवस्था है पूंजीवादी अवस्था, मार्क्स से कहता है। ठीक है, और शेष जो दो अवस्थाएं हैं, सर्वहारा की अधिनायक तंत्र की अवस्था और साम्यवादी अवस्था, वो क्या कह रहा है कि ये दो अवस्थाएं अभी जो है शेष हैं, आनी है। और मार्क्स के अनुसार किसी भी समाज में विद्यमान आर्थिक संबंध उपसमाज के आधार पर संरचना का निर्माण करते हैं, और इसी पर समाज की ऊपरी संरचना, जिसमें साहित्य, कला, दर्शन, राज्य और विचारधारा सम्मिलित आधारित होती है। तो ये मार्क्स कहता है कि यहाँ तक जो है वो चीजें गुजर चुकी हैं, और सर्वहारा की अधिनायक तंत्र की अवस्था और साम्यवादी अवस्था अभी बाकी है, और बाकी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो हम अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ग संघर्ष का, मार्क्सवाद का, मार्क्स का सिद्धांत। और आशा करती हूँ कि वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, जरूर कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।